रिसर्च करते समय कुछ हमारे वैल्यूज़ कुछ हमारी यानी कुछ नैतिक जिम्मेदारियां होती हैं कि हमें हर चीज़ को ऐसे तो करने के लिए कुछ अपनी नैतिकता होती है, हर व्यक्ति के अंदर होती है। कुछ वैल्यूज़ होते हैं जिनको कि फॉलो करने चाहिए। कुछ ऐसे वैल्यूज़ भी होते हैं, कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जिनको कि हमें फॉलो नहीं करना चाहिए। तो हमें रिसर्च करते समय क्या चीज़ को अपनाना चाहिए, क्या चीज़ को फॉलो करना चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, उसको हम एथिक्स कहते हैं। और जब हम रिसर्च में इसको यूज़ करते हैं तो वो रिसर्च एथिक कहलाता है। यानी कोड ऑफ कंडक्ट, किस तरीके से का हमें व्यवहार करना चाहिए, है ना? तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें करनी चाहिए। एक तो सबसे पहले कि हमें ऑनेस्ट रहना चाहिए, हमें ईमानदार रहना चाहिए कि हम जो भी रिसर्च कर रहे हैं उसमें डिसऑनेस्टी नहीं आनी चाहिए। यानी आपने करा कुछ, बोला कुछ, बोल कुछ दिया। आप डाटा लेने गए और आपने डाटा कलेक्शन करना है, आपने घर पे बैठ के डाटा कलेक्ट कर दिया। मैं भी बताऊंगी उसको भी, हम कुछ उसको भी कहते हैं, उसको क्या कहते हैं। तो ऐसे हमें सबसे पहले ईमानदार रहना चाहिए। टॉपिक चुनने से लेकर जो जो जिस जिस तरीके से कहा गया है कि टॉपिक इस तरीके से चुनिए, उसी तरीके से फॉलो करते हुए लास्ट तक जब हम सजेशंस दे रहे होते हैं, जब हम डाटा एनालिसिस करके उसका प्रेडिक्शन कर रहे होते हैं या रिपोर्ट राइटिंग कर रहे होते हैं, वहाँ तक हमें ऑनेस्ट रहना चाहिए। ऑनेस्टी में जहाँ ऑनेस्टी तो है कि हमें हर चीज़ में, हर फील्ड पे, हर एरिया पे ऑनेस्ट रहना है रिसर्च करते समय। तो इसके इसके बाद भी इसमें कुछ चीज़ें हैं जिसमें कि इसमें कुछ चीज़ें मेन भी हैं। जैसे हमें डुप्लीकेट पब्लिकेशन अगर हम कर रहे हैं तो हमें यानी एक बार हमने पब्लिश कराया उसको रिसर्च आर्टिकल, उसको फिर दोबारा पब्लिश करा लिया थोड़ा सा उसमें बदल के, तो हमें ये भी नहीं करना है। पार्शियल पब्लिकेशन है, मल्टीपल पब्लिकेशन है। जैसे पार्शियल पब्लिकेशन मतलब हमने जो है वो हमारे साथ किसी ने हेल्प कराई, हमारे साथ किसी ने रिसर्च को लिखा और हमने उसका नाम नहीं दिया, तो हमें ऑनेस्ट रहना है इस चीज़ में। मल्टीपल पब्लिकेशन है यानी किसी ने थोड़ा सा सपोर्ट किया हमारा, लेकिन हमने थोड़ी सी हेल्प की, लेकिन हमने उसका नाम रिसर्च उस आर्टिकल में डाल दिया। तो हमें ऑनेस्टली इन चीज़ों पर ध्यान देना होगा। रिसर्च एथिक्स में ऑनेस्टी का यही मतलब है। दूसरा है हमारा फैलिसिफिकेशन। फैलिसिफिकेशन मतलब रिजल्ट बोल रहा था कुछ और जब हम उसका डाटा एनालिसिस कर रहे थे, और हमने कर दिया कि जो हमें लगा कि ऐसे होना चाहिए, हमने रिजल्ट दे दिया कुछ और। तो वो हमारा जो है, यानी हम जो एनालिसिस के बाद हमारा जो रिजल्ट आया उसको हमने जुटला के हमने डाटा को मैनिपुलेट कर दिया, है ना? और उसके बाद जो है वो रिजल्ट दूसरा निकल उसके बाद जो रिजल्ट है वो दूसरा निकाल दिया। अब क्या है कि जो रिसर्चर है उसको अम, जो सब्जेक्ट हैं या जो पार्टिसिपेंट हैं उनका एक्सप्लॉइटेशन नहीं करना चाहिए, है ना? कि उनकी इंफॉर्मेशन किसी और रिसर्चर को दे दी, और मतलब उनके प्रति ऑनेस्ट उनको उसको रहना चाहिए। अम, क्या है कि जो रिसर्चर है उसको अम, जो सब्जेक्ट हैं या जो पार्टिसिपेंट हैं उनका एक्सप्लॉइटेशन नहीं करना चाहिए, है ना? कि उनकी इंफॉर्मेशन किसी और रिसर्चर को दे दी, और मतलब उनके प्रति ऑनेस्ट उनको उसको रहना चाहिए। अम, उनका जो मैटर है वो कॉन्फिडेंशियल, मतलब उनकी जो डिटेल्स है वो कॉन्फिडेंशियल रखनी चाहिए। अगर सब्जेक्ट्स को, अगर अगर उनकी इंफॉर्मेशन को सार्वजनिक करना है तो सब्जेक्ट से पूछकर ही या पार्टिसिपेंट से पूछकर ही उसको सार्वजनिक करना चाहिए। अदरवाइज जो सब्जेक्ट है उसका उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल रखनी चाहिए। अगला पॉइंट है
म, अम, अम, अगला पॉइंट है बाइस्ड इशू। यानी हमें पर्सनल लाइकनेस और डिसलाइकनेस को कभी भी रिसर्च में नहीं आने देना चाहिए। यानी ऑब्जेक्टिविटी रखनी चाहिए, दूसरे शब्दों में हम कहें। यानी किसी का क्या पर्सनल किसी के लिए नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो कास्ट के आधार पर, कलर के आधार पर, कास्ट क्रीड एंड कलर के आधार पर, रिलीजन के आधार पर या सोशल स्टेटस के आधार पर फ़र्क नहीं करना चाहिए पार्टिसिपेंट्स के बीच में। उसके बाद आता है वॉलेंटरी पार्टिसिपेशन। वॉलेंटरी पार्टिसिपेशन हमसे कहता है कि हम सब्जेक्ट्स को या पार्टिसिपेंट को कभी भी फोर्स नहीं कर सकते कि आप इसमें, यानी आप डाटा भरो हमारा या आप उसमें पार्टिसिपेट करो। उसको उसकी खुद की अगर इच्छा नहीं है उस फॉर्म को भरने की, तो आप फोर्स मत करिए, उसको छोड़ दीजिए। यानी उसको ये राइट्स होने चाहिए पार्टिसिपेंट्स को कि वो आपके रिसर्च में पार्टिसिपेट करे या ना करे। अगला पॉइंट है इन्फॉर्म कंसेंट। कंसेंट इन्फॉर्म्ड कंसेंट का मतलब ये है कि आपको आपका आपका ये अधिकार, आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप जिन पार्टिसिपेंट्स को ले रहे हो उनको अपनी रिसर्च के ऑब्जेक्टिव और उसका बेनिफिट क्या है, उस इस रिजल्ट्स के आउटकम्स क्या निकलेंगे, रिजल्ट्स क्या होगा, इसमें जो है वो कितना रिस्क है, और अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करते हो तो क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। मतलब उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। उसकी क्वेरीज शांत होनी चाहिए। वो जो भी क्वेश्चन पूछे या जो भी इस रिसर्च से संबंधित बात पूछे, उसे उसकी जानकारी मिलनी चाहिए। अब इसके बाद आता है प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म मतलब साहित्यिक चोरी। यानी कंटेंट था किसी और का और आपने उसे अपने नाम से कर लिया, है ना। प्लेगरिज्म तब तक कहलाता है जब तक कि आप उस ओरिजिनल जो राइटर है उसके बारे में आप उसका डिटेल नहीं लिखते, उसका रेफरेंस नहीं देते, है ना। तो वो हमारा प्लेगरिज्म कहलाता है। रिसर्च में भी इसी तरीके से होता है। मान लीजिए रिसर्च आर्टिकल है या रिसर्च है किसी और की थी और आपने उसका रेफरेंस दिए बिना उसकी थोड़ा सा जो उसका पैराग्राफ था वो या कॉपी कर लिया या उसकी पूरी पूरी रिसर्च कॉपी कर ली, तो वो सब प्लेगरिज्म में आता है। अनटिल अनलेस आप उसका नाम कोट जब तक नहीं करते, जब तक आप उसका रेफरेंस नहीं देते या साइटेशन नहीं देते, तब तक आपका ये जो कार्य है वो प्लेगरिज्म के अंदर आता है। अब प्लेगरिज्म कई प्रकार का होता है, जिसमें सबसे पहला है कंप्लीट प्लेगरिज्म। कंप्लीट प्लेगरिज्म कहते हैं कि आपने जो है वो पूरा पूरा जो किसी का आर्टिकल है वो अपने नाम से कर दिया। यानी कोई चीज़ उसकी नहीं बदली, एज इट इज़ आपने केवल उसमें अपना नाम डाला है, उसका नाम हटा के अपना नाम डाला है, तो वो हमारा कहलाता है कंप्लीट प्लेगरिज्म। एक होता है डायरेक्ट प्लेगरिज्म। डायरेक्ट प्लेगरिज्म मतलब आपने प्लेगरिज्म तो किया है, उसका लिया तो है, लेकिन कहीं कहीं कुछ कुछ बदल दिया है, जैसे इंडेक्स बदल दिया आपने, है ना। कुछ कुछ उसका बदल दिया है, तो वो हमारा डायरेक्ट प्लेगरिज्म कहलाता है। यानी टॉपिक का थोड़ा सा चेंज कर दिया, वो हमारा डायरेक्ट प्लेगरिज्म कहलाता है। अब सोर्सेज बेस्ड प्लेगरिज्म है। सोर्सेज बेस्ड प्लेगरिज्म कहते हैं कि हमने रेफरेंस दिया तो, लेकिन हमने गलत रेफरेंस दिया। माने था किसी और का कोट किया हुआ और हमने किसी और के नाम से कोट कर दिया। यानी मान लीजिए कि आपके किसी फ्रेंड ने लिखा और आपने उस फ्रेंड के नाम की बजाय किसी और का नाम डाल के दे दिया, तो वो कहते हैं सोर्सेज बेस्ड प्लेगरिज्म। इसके बाद आता है मोज़ेक प्लेगरिज्म। मोज़ेक प्लेगरिज्म कहते हैं कि यानी हमने किसी का थोड़ा थोड़ा पार्ट लेके अपने खुद के साथ, मतलब अपना जो आर्टिकल बनाया है उसके साथ डाल दिया, थोड़ा सा लिया और उसका ले लेके डाल दिया। तो ये भी हमारा जो है वो प्लेगरिज्म में आता है।
फ्रेजिंग प्लेगरिज्म कहते हैं कि किसी और का काम हमने अपने शब्दों में मतलब किसी और का काम था और हमने उसको अपने वर्ड्स में लिख लिया, तो वो हमारा पैराफ्रेजिंग प्लेगरिज्म कहलाता है। यानी आइडिया किसी और का था, आपने उसको समझकर और अपने शब्दों में डाल दिया। एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म कहते हैं जब अनजाने में कोई किसी का रेफरेंस लेके हम डाल देते हैं। हमें पता नहीं होता कि ये किसी ने लिखा है, तो किसी और ने लिखा है, तो ये तो इस तरीके का जो प्लेगरिज्म है वो एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म कहलाता है। नहीं, इग्नोरेंस था, हमें नहीं पता था कि किसी और ने लिखा है ना। तो इग्नोरेंस जो है वो भी एक तरीके से क्राइम ही होता है, तो वो भी प्लेगरिज्म में ही आता है। इग्नोरेंस यानी इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज क्राइम बोलते हैं, इज नो एक्सक्यूज। तो वही चीज़ इसमें भी है कि अगर एक्सीडेंटल है, अचानक से आपसे हुआ है, गलती वजह से आपसे हुआ है, तो वो भी प्लेगरिज्म में ही आएगा। सेल्फ प्लेगरिज्म है कि जब अपनी ही रिसर्च को आपके कोई पुरानी रिसर्च आर्टिकल है उसका पार्ट ले रहे हो और आपने उसको कोड नहीं किया, आपने नहीं बताया कि आप इसको पहले कर चुके हो, है ना, तो भी वो आपका सेल्फ प्लेगरिज्म में ही आएगा। अब वो एरिया जो कि प्लेगरिज्म जिसमें नहीं माना जाता, जहाँ ना ही उसका चेक किया जाता है, आपके कोटेड वर्क जो आपने कोट किए हुए हैं, रेफरेंस दिया हुआ है, बिब्लियोग्राफी है, रेफरेंसेस है, टेबल ऑफ कंटेंट है, इन पर कभी भी प्लेगरिज्म की चेकिंग नहीं होती। फ्रेजेस होते हैं उन पर भी नहीं होती है, या थोड़ा बहुत अगर 14 वर्ड्स का अगर मिल जाता है तो भी उस पर जो है वो माने अगर मैचिंग हो जाती है तो भी उस पर हम ये नहीं मानते कि प्लेगरिज्म है ये। फिर कुछ ऐसे यूनिवर्सल फैक्ट्स होते हैं, जैसे मैथमेटिकल फॉर्मूलेज होते हैं, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन होती हैं, है ना, प्रीफेस होता है, एक्नॉलेजमेंट होता है, इस पर भी कभी प्लेगरिज्म नहीं माना जाता, नहीं चेक किया जाता। दूसरा, अगर सिमिलैरिटी 1% से कम है तो भी प्लेगरिज्म का प्रॉब्लम नहीं आता है। जो लेवल ऑफ प्लेगरिज्म है वो 4 पार्ट्स में दिया हुआ है। यानी पहला लेवल हमारा 0 है, जो कि जिसमें कि अगर हम 10% से कम हमारा अगर प्लेगरिज्म आता है, भाई 1% से कम आता है तो हम उसको चेक करते ही नहीं है ना। लेकिन अगर 10% एक से ज़्यादा और 10% से कम होता है तो भी हम उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन अगर 10% से ज़्यादा आ जाए, 10 और 40 के बीच में, 10 और 40% के बीच में अगर आता है, तो अगर स्टूडेंट है तो उसको बोल देते हैं भाई 6 महीने दिए जा रहे हैं तुम्हें, तुम उसको फिर से रिवाइज कर लो, फिर से ठीक कर लो उसको, जो भी तुम्हारा प्लेगरिज्म आया है इसको ठीक करो। अगर ये एकेडमिक होता है, यानी रिसर्च के आर्टिकल का होता है, पब्लिकेशन का मैटर होता है, तो बोलते हैं कि आप जो है वो अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट्स को दोबारा से बना लो, है ना, चेंज कर दो इसको सारी। जबकि थीसिस और डिसर्टेशन बनाते समय ऐसा नहीं होता, उनको बोलते हैं कि भाई आप इसको फिर से सबमिट कर देना, 6 महीने का टाइम दे रहे हैं। लेवल 2 होता है जब हमारा यानी 40% और 60% के बीच में होता है, 40 से ज़्यादा और 60 से कम हो, तो हम बोलते हैं कि इसको डिसर्टेशन और थीसिस के लिए कि भाई अब आप 1 साल तक तैयारी करो, 1 साल तक आप कुछ सबमिट नहीं कर सकते। लेकिन अगर यही चीज़ पब्लिकेशन के केसेस में होती है तो ऑथर को बोलते हैं कि भाई आप ये विड्रॉ कर लो, उसको हटा दो अपने मैन्युस्क्रिप्ट्स को, और जो उसका सुपरवाइज़र होता है उसका 1 साल का इंक्रीमेंट रुक जाता है, साथ ही साथ वो नए स्टूडेंट्स को 2 साल तक के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता, यानी आई मीन सुपरवाइज नहीं कर सकता। फिर लेवल 3 है। लेवल 3 अगर 60% से अबव होता है तब तो ये खतरनाक स्टेज पे पहुंच जाता है, और तब डिसर्टेशन और थीसिस के लिए उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाता है, दोबारा से उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और अगर ये केस रिसर्च पब्लिकेशन के मामले में होता है तो उसको बोला जाता है कि मैन्युस्क्रिप्ट्स तो विड्रॉ करो, वहाँ से तो हटाओ ही हटाओ, लेकिन जो सुपरवाइज़र होता है उसका इंक्रीमेंट 3 साल के लिए रुकता है,
और जो नए स्टूडेंट हैं उसको वो 3 साल तक बिल्कुल भी नए उसका रजिस्ट्रेशन या सुपरवाइज वो नहीं कर सकता। अब कुछ सॉफ्टवेयर है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिससे कि प्लेगरिज्म जो है नेट पर है ये सॉफ्टवेयर जिनसे कि प्लेगरिज्म जो है वो चेक होता है। बट प्लेगरिज्म चेक करने के लिए इन जो ये सॉफ्टवेयर हैं इनकी जो फ्री होने की सीमा है उसमें कुछ लिमिटेशंस है। एक सीमा तक ही ये चेक करते हैं, जैसे किसी की 1000 शब्द है, किसी की 100 शब्दों, किसी की 10 पेज तक है ना। किसी का फीस लेकर भी करते हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट भी करते हैं। तो ये जो सॉफ्टवेयर है वो उनमें से है डुप्ली चेकर, कॉपी लीक, आपका प्लेगरिज्म डिटेक्टर, ग्रामरली, क्विटेक्स्ट, ऑरकुंट, टर्निटिन और स्क्रिबर, प्लेगवेयर, प्रीपर्स्टियो और चेक प्लेरिज्म। ये आप देख लीजिए। अगर पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में डालिए। नमस्कार।